अगेन मैं राहुल पटेल, आपका फिजिक्स टीचर, और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में एकदम मस्त होंगे। बच्चों, हम लोगों ने आपको कुछ सैंपल पेपर दिए थे, है ना, और बोला था कि उन सभी सैंपल पेपर का जो है डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन हम लोग रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। बच्चों, तो उसका स्टार्टिंग आज से हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, साइंस का जो सैंपल पेपर दिए थे उसमें से हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के ही अलग अलग जो है सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसमें से जितने फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन ले आ रहा हूँ। मैं आपको याद दिला दूं तो 30 नंबर पे एक एमसीक्यू होता है, 40 नंबर पे एक एमसीक्यू होता है और 19 नंबर पे एक एमसीक्यू जो कि अजर से रीजन होता है। ये हो गए, ठीक। उसके बाद फिर 2 मार्क्स का होता है बच्चों आपका 24 नंबर पे और 26 नंबर पे, हो गए। इसके बाद 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, वो कौन कौन से, 30, 31, 33 पे, ठीक है। इसके बाद फिर 36 पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, जिसमें 2 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से किसी एक को आपको करना होता है। उसके बाद हमारा लास्ट बच्चों जो कि है केस बेस बोलते हैं हम लोग, वो आपका 39 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन का आज मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम। पहला, यहाँ पे बच्चों आपके सामने पहला एक एमसीक्यू है। क्या, अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पहले आप आंसर को कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग पहले सही से बता पाते हो। यहाँ पे बच्चों दिया है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट इन द सर्किट। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे सर्किट में जो करंट होता है वो कैसा होता है, वेरी कंटिन्यूअसली, रिड्यूसेस कंसीडरेबली, डज नॉट चेंज, या अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ता है। हाँ बच्चों, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है बच्चों लो रेजिस्टेंस पाथ, मतलब ऐसा वाला वायर जिसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो। तो आपने पढ़ा है I इक्वल V अपॉन में R। अगर बच्चों R आपका टेंडिंग टू जीरो है तो इसका मतलब करंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यही केस आपका क्या बोला जाता है, शॉर्ट सर्किट, जिसमें कि करंट बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ जाता है और जिसके वजह से स्पार्क क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। हीट दैट इज I स्क्वायर R इनटू T, ओके। इसके बाद आपका बच्चों है यहाँ पे टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मेटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, ओके, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि सेम बैटरी के साथ द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द सीरीज एंड पैरेलल। बच्चों पहले आपको इन इंफॉर्मेशन से क्या पता चलता है, देखो कैसे आपको देखना है। करा इक्वल लेंथ, इक्वल डायमीटर और सेम मटेरियल है, ठीक है, सेम मटेरियल। तो यहाँ पे आपका बच्चों अगर हम बोले, यहाँ पे आप देखो क्या, एक वायर और एक दूसरा वायर, ठीक है, इसका भी लेंथ L, इसका भी लेंथ L, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ठीक। फिर इसकी भी मटेरियल सेम है, रो रो। तो बच्चों इन सब से क्या आइडिया लगता है, सर आइडिया लगता है कि R इक्वल होता है रो L अपॉन में A, दैट इज R दोनों का क्या है, सेम। तो हम डायरेक्ट बोल देना कि इसका रेजिस्टेंस R है और इसका भी रेजिस्टेंस R है। इनको एक बार हमको सीरीज में कनेक्ट करना है और एक बार पैरेलल में। हाँ बच्चों, यहाँ पे डायमीटर सेम है तो एरिया भी आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा, है ना। इसके बाद आप देखो बच्चों, पहले तो अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट करोगे ऐसे आप सोचो कि 2 रजिस्टर है आपके पास सीरीज में और एक 20 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक, R R। और दूसरा क्या कहना है पैरेलल में, कि आप पैरेलल में 2 कनेक्ट करो, सेम रजिस्टर और सेम बैटरी से, ठीक है बच्चों। क्या बोला इसने, सेम पोटेंशियल डिफरेंस बोला है ना, इसका मतलब V सेम होना चाहिए यहाँ, ठीक है।
इसमें आपका बच्चों क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट, इसमें आर इक्विवेलेंट सर आर प्लस आर 2r आएगा। ओके, इसमें आर इक्विवेलेंट क्या आएगा बच्चों, r/2 है ना। एन रजिस्टर इन पैरेलल आपका क्या होता है बच्चों, r/n होता है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो r/2 आपका आ गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आप नोट कर सकते हो, है ना। इसके बाद आपको क्या देखना होता है बच्चों, कह रहा है कि रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हीट प्रोड्यूस के लिए फॉर्मूला आपका होता है बच्चों V H इक्वल V² अपॉन में R इक्विवेलेंट इनटू में T। सर यही वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, I² R इनटू T क्यों नहीं, बच्चों आप कर सकते हो, बट वहां पे आपको फिर पहले तो यहाँ से फिर करेंट निकालना पड़ेगा, क्या करेंट निकालना पड़ेगा, फिर R इक्विवेलेंट इनटू T करेंट। यहाँ पे बच्चों हमको V तो सेम ही दे रखा है ना, हमको V पता है, तो ऐसा फॉर्मूला यूज करो जो उसमें की ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको पता हो। ठीक है, तो आपका पैरेलल के केस में और सीरीज के केस में इसको रखो, तो सीरीज के केस में क्या आएगा बच्चों, H इन सीरीज, तो V² अपॉन में 2R इनटू T आ जाएगा। पैरेलल के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, V² अपॉन में R/2, तो R/2 यहाँ पे T मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आपसे पूछा है सीरीज टू पैरेलल पूछा है ना, तो सीरीज डिवाइडेड बाय पैरेलल, तो आप देखोगे सभी चीजें कट जाएंगे, 1/2 मल्टीप्लाई होके आपका क्या जाएगा, 1/4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे अपना क्वेश्चन अजर्सर रीजन का, जैसा कि मैंने बोला था आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला कह रहा है कि द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल गिव्स राइज टू द टिंडल इफेक्ट। तो सही बात है बच्चों कि स्कैटरिंग के वजह से ही तो पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। याद कीजिए 9th में पढ़ा था आपने। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। ये भी सही है बच्चों, आपने याद कीजिए स्कैटरिंग में पढ़ाया था मैंने कि जब जो है लाइट क्लाउड्स वगैरह से, है ना, इनसे टकरा के आता है तब स्कैटरिंग कैसे करता है, वही जब एयर पार्टिकल से लाइट स्कैटर होता है तब कैसा होता है। तो आप देखोगे साइज के वजह से अलग अलग आपका दिखता है। ठीक है, कलर। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, और बच्चों जब दोनों स्टेटमेंट सही होता है तभी मामला गड़बड़ होता है ना। फिर या तो ए सही होगा या तो बी, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है बच्चों, आप स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है, इस एजर्सन, और बिकॉज करके फिर रीजन को पढ़ो। अगर आपको लगे कि इस जो एजर्सन है इसके वजह से हो रहा है तो सही बात है, फिर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं तो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आप बच्चों यहाँ पे बिकॉज लगाओ। ठीक है, बिकॉज आप लगाओ। देखो यहाँ पे क्या कि जो फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग है वो इसलिए होता है क्योंकि कलर ऑफ लाइट जो है, स्कैटर्ड लाइट, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल पे, नहीं। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब आपका ए और आर दोनों सही है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो इस वजह से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर हाइट का, जो कि 20 सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस पे रखा गया है एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने। तो बच्चों आपको क्वेश्चन पढ़ते जाना है, और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है उसको पहले तो आप लिखो। तो गिवन में आपको क्या क्या है, तो सबसे पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया 3 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आप स्पेस छोड़ के लिखो, क्योंकि अभी अपने को साइन कन्वेंशन भी यूज करना है। ओके, फिर इसके बाद कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर पे रखना है, यू इक्वल कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद बच्चों कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या करना होगा आपको, इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव और इधर वाला डिस्टेंस नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव। ठीक है, आपसे फिर फोकल लेंथ भी दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर। अभी तो आप लिखो बस, साइन कन्वेंशन बाद में यूज करेंगे। पूछा क्या है बच्चों, फाइंड द नेचर, नेचर मतलब कि m की वैल्यू, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब कि बच्चों v की वैल्यू, और फिर हाइट ऑफ इमेज मतलब कि hi की वैल्यू पूछा है। ठीक है, चलिए तो साइन कन्वेंशन देखिए बच्चों, हमेशा हमको ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखना होता है और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर,
तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ऑब्जेक्ट है तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, ठीक। लेफ्ट में है, राइट में जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका मेन फोकस राइट साइड होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब बच्चों आपको ये सभी क्वांटिटी चाहिए, फॉर्मूला लिखो, सॉल्व करो। कौन सा फॉर्मूला सर? लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। वैल्यूज पुट करते हैं, क्या आएगा, 1 प्लस का 12 1/v चाहिए अपने को। और बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, -20 रखोगे तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। 1/20 को इधर ले आओ, 1/v उधर अकेला रहेगा, 1/12 माइनस 20, ये 1/v बराबर आ गया। इसके बाद एलसीएम लो बच्चों, तो कितना आएगा, 1/v बराबर आपका एलसीएम आ जाएगा 12 और 20 का 60 आ जाएगा। 12 से डिवाइड करो 5 टाइम्स में 5, फिर इधर क्या आ जाएगा माइनस का 3, ओके। क्या आ गया, 1/v जो आ गया 2 में 60, या फिर 2 से डिवाइड करो तो 30, और 1/30 है 1/v बराबर, तो हमको तो v चाहिए, तो v कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। और ये प्लस में आया बच्चों, तो इसका मतलब कि ये राइट साइड में इमेज बनेगा, ठीक है। अभी आप देखना रे डायग्राम बना के। इसके बाद आपसे बच्चों यहाँ पे पूछा है, इसके बाद आपसे पूछा है कि नेचर बताओ, फिर हाइट ऑफ इमेज बताओ। इसके लिए हम फिर से फॉर्मूला यूज करते हैं। नेचर के लिए m का फॉर्मूला क्या होता है, v/u। सर hi/ho भी होता है बच्चों, तो अभी hi/ho नहीं पता ना, केवल ho पता है, और v और u तो पता चल गया। तो v कितना आया, प्लस का 30 सर, u माइनस का 20, क्या आ गया m माइनस का 3/2। बच्चों अगर m निगेटिव आ रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक। उसके बाद हमारा m का दूसरा फॉर्मूला बच्चों hi/ho, यहां से hi निकालो, क्या आएगा m टाइम्स ho, और m का वैल्यू माइनस का 3/2 और ho कितना है 3, कितना आ गया आपका 9/2, या फिर माइनस का 4.5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज आ गया, ठीक है। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बढ़ रहा है, ठीक है। और ऐसा होता भी है बच्चों। आप देखो ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर के और फोकल लेंथ है 12, तो इसका मतलब है कि फोकस और डबल ऑफ फोकस के बीच में है f और 2f, और f और 2f के बीच में जब इमेज ऑब्जेक्ट रखता है तो इमेज आपका बड़ा बनता है, बना भी 3 से कितना हो गया 4.5, ठीक है, और रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन 2 मार्क्स का, व्हेन एंड वेयर डज द रेनबो अपीयर इन द स्काई, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन। बच्चों ये बताने की जरूरत है क्या, यहाँ पे अपना सन होता है, जब भी बारिश हो जाता है उसके बाद सन रहेगा, फिर कुछ जो है बारिश में वाटर ड्रॉप जो है बच्चों छूटा रह जाता है ना, ये क्या है वाटर ड्रॉप। ओके, फिर सनलाइट बच्चों यहाँ से जाता है और ये क्या होता है, पहले तो बेंड होगा और फिर यहाँ पे डिस्पर्ज भी होगा बच्चों ना, मतलब अपने अलग अलग कलर में स्प्लिट होगा, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन 1 हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे कुछ लाइट रे जो होती है वो आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे इंसिडेंट होती है, क्योंकि ये डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा TIR हो जाएगा, और TIR हो जाएगा बच्चों तो फिर से ये क्या होगा TIR होगा, तो ये वापस से इधर ही आएगा, और फिर यहाँ पे आते आते फिर से ये लाइट थोड़ा सा बेंड होगा रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन 1 यहाँ पे हुआ है और रिफ्लेक्शन 2 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों TIR, या कभी कभी हम इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। यही होता है आपका, है ना। और हमेशा बच्चों पर्सन जिधर रहता है उसके पीछे साइड आपका सन होता है ना, ये कंडीशन आप याद रखोगे, ठीक है। ओके, ये आपका आंसर है, रिटन फॉर्म में आप लिख लेना, ठीक है, और डायग्राम भी मैंने बना दिया।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे देखते हैं। A student want to project the image of a candle flame on a 80 centimeter स्क्रीन। जो है एक स्क्रीन के ऊपर एक जो है इमेज को प्रोजेक्ट करना चाहता है। तो बच्चों इमेज को 80 सेंटीमीटर के ऊपर प्रोजेक्ट करना है तो कौन सा आपको मिरर यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो बच्चों स्क्रीन के ऊपर इमेज आने का मतलब कि इमेज कैसा होना चाहिए, रियल इमेज। और रियल इमेज कौन सा मिरर बनाता है, तो क्लियर हो जाएगा ये कौन सा, कमेंट बॉक्स में बताइए। कॉनकेव मिरर। तो आपका पहला का तो आंसर आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। ठीक, कह रहा है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर रहेगा बच्चों यहाँ पे, है ना, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। मिरर से पोल, मिरर के पोल से 20 सेंटीमीटर पे आपको ऑब्जेक्ट को रखना है। ठीक है, ओके। इसके बाद कह रहा है फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस, है ना। तो आपसे पूछा मैग्निफिकेशन मिरर के केस में, तो m क्या होता है, माइनस का v बाई u। कितने दूर पे ऑब्जेक्ट को रखना है, 20 सेंटीमीटर पे बच्चों फ्लेम को, तो ये माइनस का 20 सेंटीमीटर होगा u। और कितने दूर पे आपको इमेज बनाना है, 80 सेंटीमीटर पे सर, तो इसका मतलब ये v हो गया। और माइनस का 80 सेंटीमीटर क्यों बच्चों, क्योंकि ये कह रहा है कि मिरर के सामने ही, और वैसे भी अपने को पता है कॉनकेव मिरर के केस में जब भी रियल इमेज बनता है तो वो मिरर के सामने ही बनता है। ठीक है, ऐसे भी याद रखते हैं। तो ये हो गया v और ये हो गया u। वैल्यू यहाँ पे रखो बच्चों, क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस का 80 डिवाइडेड बाई माइनस का 20। सब माइनस कट जाएगा, एक बच जाएगा, और ये कितना आ गया, 4 टाइम माइनस का। ठीक है, m क्या बता रहा है बच्चों कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा और 4 गुना इमेज बनेगा। ठीक है, याद रहेगा। ओके, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। आपसे ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंसेस बच्चों पोल और फोकस से है, मींस पोल से ऑब्जेक्ट का है, पोल से इमेज का है। तो कुछ इस तरीके से रहा होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, और फिर इमेज इधर कहीं बन रहा है। ठीक है, अब ये वाला डिस्टेंस दे रखा है 20 और ये वाला दे रखा है 80, है ना, और अपने को यहां से यहां वाला पूछा है x। तो हम क्या करें, 80 में से 20 को माइनस कर ले, क्या मिल जाएगा, 60, है ना। 80 माइनस 60, सॉरी 80 माइनस 20 आपका क्या आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रहेगा। ओके, फिर से बच्चों 3 नंबर का एक और क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ओवरलोडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, लिस्ट द 2 पॉसिबल कॉज ड्यू टू व्हिच ओवरलोडिंग में अकर इन हाउसहोल्ड सर्किट एंड राइट वन प्रिवेंटिव मेजर, है ना, जो कि अपने को लेना होगा ओवरलोडिंग से बचाने के लिए। तो ओवरलोडिंग क्या होता है बच्चों, ओवरलोड का मतलब क्या होता है, औकात से ज्यादा लोड कर देना। ठीक है, तो बच्चों कोई एक वायर है ना, वो जितना मैक्सिमम करंट जो है बियर कर सकता है, उससे ज्यादा अगर करंट उसमें फ्लो हो गया तो वो कंडीशन आपकी क्या होती है, ओवरलोडिंग। वो कैसे होता है सर, सपोज करो बच्चों कोई एक सॉकेट है ना, इसके लिए कनेक्शन किया गया होगा, कुछ वायर आपका आया होगा, है ना, ये आपका ग्राउंड वायर, एक इसी में लाइव, एक न्यूट्रल और ये ग्राउंड, इस तरीके का कनेक्शन हुआ। अब बच्चों ये दोनों जो वायर हैं, इसी की वजह से तो आपका डिवाइसेज रन करती है। अब इनका कुछ न कुछ मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी होता है ना, करंट कैरिंग। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितना करंट झेल सकते हैं। बट हम क्या करें, यहीं पे इसी सॉकेट से हम बहुत सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं। अब वो बहुत सारे अप्लायंसेस क्या करेंगे, मिलके बहुत ज्यादा करंट खींचेंगे। तो अब ये जो है इसके फिर लिमिट से वो करंट बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा करंट, और बहुत ज्यादा करंट तो फिर हीट भी क्या होगा,
बहुत ज्यादा, जिसके वजह से इसके इंसुलेशन वगैरह डैमेज कर सकते हैं और फिर उसके वजह से आपकी सर्किट बेकार हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपका फिर अपने को पता चल गया ओवरलोडिंग क्या होता है। इसका मतलब एक ही सॉकेट से हमको बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिवेंटिव मेजर। ठीक है, याद रहेगा ये चीजें। ठीक है, या फिर आप कभी ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों कि कोई एक, जैसे ये आपका जो वायर है, मान लेते हैं इसका जो है 5 एम्पियर मैक्सिमम कैपेसिटी है ना, और अब आप क्या करो, एक ऐसा डिवाइस लगा दो एक ही केवल जो कि 10 एम्पियर करंट ड्रॉ करता हो या 15 एम्पियर करंट ड्रॉ करता हो, तो भी बच्चों ये क्या होगा, वो डिवाइस तो 15 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा, बट ये वायर मैक्सिमम 5 एम्पियर तक जा सकता है, तो ऐसे भी आपका ओवरलोडिंग होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखोगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपका बच्चों ये आंसर है ना, आप नोट डाउन कर सकते हो जो मैंने बोला, ओवरलोडिंग क्या होता है और फिर क्या क्या कॉजेज होते हैं और फिर उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे फिर एक और न्यूमेरिकल आ गया 3 नंबर का। यहाँ पे दे रखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इन विच 9 आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ 3 ओम। तो 9 यहाँ पे रजिस्टर लगे हैं, 2 यहाँ पे 3-3 ओम के, 2 यहाँ पे 3-3 ओम के और 4 यहाँ पे 3-3 ओम के। ठीक है, रजिस्टर लगे हुए हैं। ओके, इसके बाद कह रहा है बच्चों कि इफ द रीडिंग ऑफ अ मीटर A1 इज 1 एम्पियर, इसका रीडिंग कितना है बच्चों, 1 एम्पियर। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग ऑफ A1 एंड A3। तो A1 अगर 1 एम्पियर पढ़ रहा है तो A3 कितना पढ़ेगा बच्चों, होगा क्या, यहाँ से अगर 1 एम्पियर करंट स्टार्ट हुआ है तो ये 1 एम्पियर करंट, हम ये आइडियल वोल्टमीटर मार रहे हैं तो आइडियल वोल्टमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा, बस यहाँ से क्या होगा बच्चों, 0.5 एम्पियर इसमें चला जाएगा, 0.5 इसमें चला जाएगा। क्यों सर, आधा आधा ही तो डिवाइड होगा ना बच्चों, जब रेजिस्टेंस बराबर हो तो करंट भी बराबर बराबर डिवाइड होगा। ठीक, यहाँ पे बच्चों 1/3 और 1/3 में डिवाइड होगा, क्या 1/3 1/3 1/3, और बच्चों यहाँ पे 1/4 एम्पियर 1/4 एम्पियर 1/4 एम्पियर, और वो सभी वापस से मिलके A3 में जब जाएंगे तो वो अगेन क्या 1 एम्पियर ही बनेगा। तो इसका मतलब A1 और A3 आपका डायरेक्टली सीरीज में कनेक्टेड है, तो सेम करंट आएगा। ठीक, क्या आएगा, सेम। ओके, आंसर आपका क्या होगा, 1 एम्पियर और वो सीरीज में है। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग ऑफ A2 एंड A3। A2 कहाँ है, यहाँ पे बच्चों, A2 एंड A3, तो मैंने अभी भी निकाल दिया बच्चों, यहाँ पे A2 में क्या होगा, 1/4 एम्पियर जाएगा क्योंकि 4 रजिस्टर है और बराबर बराबर है, 1 एम्पियर आएगा तो 1/4 1/4 1/4 चला जाएगा सब, और यहाँ पे 1 एम्पियर। तो आप लिख सकते हो कि जो A2 की रीडिंग होगा वो क्या होगा, A3 का 1/4 होगा। ठीक, याद रहेगा। फिर कर रहा है डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1। V1 कहाँ पे है सर, V1 यहाँ पे है, तो इसका रीडिंग कितना होगा आपको ये बताना है। तो बच्चों वोल्टमीटर मतलब V इक्वल I इंटू R। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें जितना करंट जा रहा है बच्चों हमको पता है, यहाँ पे 1 एम्पियर आया तो 0.5 इसमें 0.5 इसमें, ठीक, इनटू में इसका रेजिस्टेंस कर दे तो हमको इसकी रीडिंग पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो V1 बराबर करंट 0.5 इनटू में R कितना है 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों 1.5। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल सर, है ना, I इंटू R, है ना, I 0.5 इंटू में R। ओके, इसके बाद एक नया क्वेश्चन आया बच्चों 5 मार्क्स का, ये कितने का है 5 मार्क्स। ठीक है, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f। कॉन्वेक्स लेंस है, एक फोकल लेंथ उसका f दे रखा है। ठीक है, कह रहा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 2f, तो ये हो गया अपना u इक्वल 2f। ठीक है,
ओके, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, और फिर कह रहा राइट द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इन दिस केस। तो आपको बच्चों इस वाले केस के लिए रे डायग्राम बनाना है। ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये हो गया एफ, ये हो गया एफ, है ना, हाँ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये हो गया 2f और ये हो जाएगा 2f, है ना। अपने को पता है बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा 2f, अपने को पता है बच्चों यहाँ पे कि अगर 2f पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, है ना, तो हमारा इमेज भी कहाँ पे बनता है, 2f पे ही बनता है। जिन बच्चों को नहीं पता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी देख लेंगे। पहला आपका बच्चों पैरेलल रे जाता है, वो कहाँ से पास होता है, फोकस से सर, बिल्कुल याद है। दूसरा आपका बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है ना, और कहाँ पे कट करता है, फोकस के नीचे, 2f के नीचे, ठीक है। तो ये रहा आपका ए बी ऑब्जेक्ट बच्चों, और ए डैश बी डैश आपका क्या होगा, इमेज, ठीक है। और मैग्निफिकेशन क्या करता है बच्चों इस बात, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही बड़े तो इमेज बनता है ना। तो एच आई बराबर क्या होता है, एच ओ, ठीक है। बस ये रहता है कि ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रहता है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं। तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि हमारा m का वैल्यू तो 1 होगा, बट ये इन्वर्टेड इमेज है तो -1, ठीक है, मैग्निफिकेशन एग्जैक्टली -1 होगा। इसके बाद कह रहा है ए स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ कैंडल ऑन अ व्हाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, द सिचुएशन इज एज बिलो, है ना। अब क्या किया बच्चों, उसने कॉन्वेक्स लेंस के हेल्प से एक ऑब्जेक्ट का इमेज किसी एक स्क्रीन पे उसने बनाया, तो इसका मतलब रियल इमेज तो बनेगा सर, पक्का हो गया। लेंथ ऑफ फ्लेम दे दिया, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया बच्चों, फिर फोकल लेंथ ऑफ लेंस दे दिया, मतलब कि एफ की वैल्यू दे दिया, है ना। फिर कह रहा डिस्टेंस ऑफ फ्लेम फ्रॉम द लेंस, मतलब कि बच्चों यू की वैल्यू दे दिया इसने, ठीक है। If the flame is perpendicular to the principal axis of the lens, then calculate the value of, करा कि distance of the image from the lens, मतलब कि बच्चों v की वैल्यू पूछा है, दूसरा length of image form, मतलब कि hi का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो बच्चों फिर से कौन सा लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस। मैंने अभी बोला कि आपको क्या करना होता है, साइन कन्वेंशन लिखना होता है, तो आप पहले डायग्राम बना लो। राइट वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट को तो क्या लेना है बच्चों, आपको मैंने बोला प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नेगेटिव साइड, तो आपका एचओ तो पॉजिटिव हो गया। फोकल लेंथ क्योंकि राइट साइड में होगा कॉन्वेक्स लेंस का, तो वो भी पॉजिटिव, बट हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट में लेना होगा, ठीक। और जो चीजें नहीं पता है यू और वी जो भी है ना, उसका साइन कन्वेंशन नहीं रखते ना, ठीक है। तो अपने को अब यहाँ पे लेंस फार्मूला यूज कर लेना, 1/f = 1/b माइनस 1/u। क्या आ गया बच्चों आपका 12 सेंटीमीटर, अगेन फोकल लेंथ है, और ऑब्जेक्ट को 16 सेंटीमीटर पे रखा है, तो 1/12 1/b, और ये माइनस ऑफ माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, ठीक। इसको इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा 1/12 माइनस 1/60, 1/b बराबर आपका आ गया बच्चों। इसके बाद 1/v बराबर आपका एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, 16 और 12 का, ठीक है, 16 और 12 का, तो 48, ठीक। तो 48 से डिवाइड करो, ये कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में, ठीक है, और ये माइनस का 3, कितना आ गया बच्चों आपका 1/48, ठीक है। तो v की वैल्यू आपका कितना आ गया 48, ओके, और प्लस में आ रहा था, इसका मतलब राइट साइड में बनेगा, ठीक है। और क्या पूछा है, लेंथ ऑफ इमेज फॉर्म, तो इमेज का आपका हाइट पूछा है, तो एच आई बराबर आपका m टाइम्स एच ओ, है ना, या फिर आप क्या करो एच आई अपॉन एच ओ को बराबर कर दो u बाई v के, है ना, लेंस है तो क्या एच आई अपॉन एच ओ बराबर है v अपॉन u के। तो एच आई निकालना है बच्चों अपने को, एच ओ दे रखा है कितना
देखिए 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। फिर अपना u है 16 और v आया 40 है। क्या ho आपका 2 सेंटीमीटर, v है अपना 48 आया, प्लस का u आपका माइनस का 16, ठीक है। तो यहां से ये डिवाइड हो जाएगा कितना, 16 त्रिज्या है ना, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ गया hi माइनस का 2 त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया, माइनस का 6 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है बच्चों, इस वाले केस का नहीं, इसमें यहाँ पे आपका जब भी आपका देखो राइट साइड में इमेज बनता है ना, तो उस बार आप देख रहा कि रियल एंड इन्वर्टेड होता है, तो इसीलिए आपका यहाँ पे देखो तो ये वैल्यू नेगेटिव में आया है ना। आप ऐसे भी देख सकते हो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है 16 सेंटीमीटर पे और फोकल लेंथ है 12, ठीक है। तो इसका मतलब f और 2f के बीच में रखा है, ठीक है, और f और 2f के बीच में है तो इमेज बड़ा होता है और रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो हमारा इमेज जो है बड़ा भी है और रियल एंड इन्वर्टेड भी है ना, याद रह जाएगा, बिल्कुल, ठीक है, याद रह जाएगा, है ना। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है बच्चों, क्या, या तो आपको 5 नंबर का वो करना था या तो आपको और में 5 मार्क्स का ये करना था, ठीक है। कह रहा है कि 2 लेंसेज है पावर इतना इतना, व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ। तो बच्चों पहले तो हमको नेचर के लिए क्या देखना होता है कि किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, किसका फोकल लेंथ नेगेटिव है। तो फोकल लेंथ पहले निकालते हैं। ये पावर दे रखा है P1 और ये पावर दे रखा है P2। तो P इक्वल आपका क्या होता है बच्चों, 1/f और f इन मीटर में। हम उल्टा कर ले, f इन मीटर में आपका आएगा अगर हम P को डायोप्टर में रखेंगे। तो चलिए हमको f1 चाहिए तो हम P1 कर दे रहे हैं, तो हमारा f1 इन मीटर आएगा कितना सर, 1 प्लस का 2, तो 1/2 मतलब कि बच्चों 0.5 मीटर या फिर 50 सेंटीमीटर। अब प्लस में आया बच्चों तो इसका मतलब कौन सा लेंस है ये, सर कॉन्वेक्स। अभी तो देख रहे हैं बच्चों ना साइन कन्वेंशन, राइट साइड में पॉजिटिव कॉन्वेक्स। फिर P2 क्या आएगा सर, P2 आएगा f2 इन मीटर, वो आएगा 1/P2, P2 को वैल्यू माइनस का 1/4, ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका माइनस का 0.25 मीटर। या फिर आप इसको मीटर के बजाय सेंटीमीटर में करोगे तो किसमें आ जाएगा बच्चों, 25 सेंटीमीटर माइनस का, ठीक। ये कौन सा लेंस हो गया बच्चों आपका, कॉन्वेक्स, और ये कॉनकेव, ठीक है, याद रहेगा इतना। अब कह रहा है बच्चों कि एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच ऑफ द लेंसेज, है ना। इस वाले लेंस के लिए भी एक ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है 100 सेंटीमीटर पे, और इस वाले लेंस के लिए भी, है ना, दोनों लेंसेज के लिए 100 सेंटीमीटर पे रखा गया। तो आपको निकालना है इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन। तो चलिए बच्चों पहले हम देखते हैं f1 के लिए। तो फोकल लेंथ आपको लेना है कितना, 50 सेंटीमीटर और प्लस का, क्योंकि आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। u आपको कितना लेना है बच्चों, 100 सेंटीमीटर, और मैंने बता दिया था कि हमेशा नेगेटिव है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, इमेज डिस्टेंस b और फिर मैग्निफिकेशन v और m पूछा है। तो 1/v अगर हम निकाले लेंस के लिए, या फिर चलो फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, 1/f = 1/v माइनस 1/u। वैल्यूज रखो आप बच्चों, क्या आएगा 1/50 v निकालना है हमको, और माइनस का रखेंगे तो प्लस का 100, ठीक। इसको इधर ले आओ, तो 1/50 माइनस 1/100, ये क्या आ जाएगा 1/v। 100 एलसीएम हो जाएगा बच्चों आपका, बोलिए 1/v बराबर क्या आ जाएगा 100, फिर 50 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और माइनस का 1, दैट इज 1/100, ठीक है, याद रह जाएगा, है ना। ओके, तो v बराबर आपका कितना आया बच्चों, v बराबर आ गया आपका
100 का सेंटीमीटर, ठीक है, 100 का सेंटीमीटर। पॉजिटिव साइड ये बता रहा है कि आपका राइट साइड में इमेज बनेगा, ठीक। फिर आपसे पूछा है कि मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या आएगा, m बराबर v बाई u, v कितना आया 100, u कितना था आपका बच्चों माइनस का 100, तो इस बार आपका क्या आया माइनस का 1, ठीक है। अब आप इसको ऐसे सोच सकते हो बच्चों, अगर फोकल लेंथ 50 है तो उसका डबल कितना होगा 100, दैट इज 2f। और जब भी हम बच्चों कॉन्वेक्स लेंस में 2f पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो इमेज भी 2f पे ही बनता है, बस अपोजिट साइड में बनता है। तो आपका ऐसे भी लॉजिकली भी आप देख सकते हो रे डायग्राम से कि 100 सेंटीमीटर पे बना, बस यहाँ पे क्या होगा इमेज आपका प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, इसीलिए इसका मैग्निफिकेशन माइनस का है, बट साइज सेम होगा। अभी इससे रिलेटेड हमने पीछे कुछ न कुछ क्वेश्चन किया। अब इसके बाद इस वाले लेंस के लिए देखते हैं, ठीक है। इसका फोकल लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, तो f2 कितना है बच्चों अपना 25 सेंटीमीटर, और ये माइनस का है क्योंकि कॉनकेव लेंस है। ऑब्जेक्ट को अगेन कितने पे रखना है माइनस का 100 सेंटीमीटर पे ही रखना है। फिर से आपको v निकालना है और m निकालना है। चलिए 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। आप चाहो तो बच्चों वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि हमने तो ये एक बार देख लिया और सेम ही फॉर्मूले पे कितनी बार क्वेश्चन आया, ठीक है। मुझे तो बताना भी नहीं चाहिए, बट आप तो पूछ रहे हो, कोई बात नहीं। 1/v, फिर u की वैल्यू आपका बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव का 100 हो जाएगा, इसको इधर ले आओ 1/v, और ये फिर माइनस का 1/25 और माइनस का 100, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे एलसीएम तो अगेन आपका क्या आ गया 100 आ गया, ठीक। ये 4 टाइम्स में और ये 1 टाइम्स में, तो माइनस का 4 माइनस का 1, तो माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 1/20, तो v बराबर आपका आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो ऑब्जेक्ट आपका बच्चों कहाँ पे माइनस का 100 मतलब कॉनकेव लेंस के माइनस का 100 पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज आपका क्या होता है बच्चों कुछ इसी तरीके से, तो फोकस के अंदर में ही तो बनता है ना, ठीक है। याद कीजिए ये आपका चला जाएगा ऐसे, फिर एक तो यहां से जाएगा, याद आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो रे डायग्राम बना के। ओके, मुझे लगता है बच्चों हमने सभी केसेस को कर लिया। बच्चों 5 मार्क्स वाले में 3 मार्क्स वाले में आप ध्यान से पढ़ के देख लिया करो कि कितने क्वेश्चन पूछे हैं, सबका आंसर किया कि नहीं, कई बार छूट जाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन में, है ना। यहाँ पे आपका बच्चों कह रहा है कि रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ना है ध्यान से और नीचे जो क्वेश्चन दिया है उसको आंसर करना है, ठीक है। कह रहा है स्टूडेंट फिक्सेस ए शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड एंड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल, ठीक है। फिर सी प्लेसेस ए बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट एंड स्प्रिंकल सम आयरन फाइलिंग यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट, ठीक है। सिंपल बच्चों की एक बार मैग्नेट ले लिया उसने और उसके ऊपर एक वो रख के कार्डबोर्ड या पेपर को, और उस पेपर के ऊपर उसने क्या किया, वो सॉल्ट पेपर सॉल्ट स्प्रिंकलर होता है ना, ठीक है। नमक कम हो जाता है तो चेक नमक ज्यादा करने के लिए, ठीक है। तो आप उसके क्या करें आयरन फाइलिंग को स्प्रिंकल कर लिया। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि उस बोर्ड को फिर हम क्या करें हल्का सा टैप करेंगे, तो वहां पे जो है आयरन फाइलिंग कुछ पर्टिकुलर अरेंजमेंट में हो जाएंगे अरेंज, तो आपको उसी का बताना है कि कैसा होगा पैटर्न। पहला आपका एक क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो सिंपल बच्चों आपको पता है कि अगर एक बार मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसके ऊपर जब हम किसी आयरन फाइलिंग को स्प्रिंकल करते हैं तो कैसा दिखता है, याद आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो बच्चों, ये अपना क्या हो गया बार मैग्नेट, ठीक है।
और इस बार मैग्नेट के ऊपर आप देखो आयरन फाइलिंग को स्प्रिंकल किया है, तो ये आयरन फाइलिंग कुछ स्पेशल पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। उन्हीं स्पेशल पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये आपका होगा आंसर, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका क्या दे रखा है, कैन आई ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट शोइंग द पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको एक अगेन बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न दिया है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ पोल में जाती हैं, और इसका डायरेक्शन भी हम दिखा दिए बच्चों, ठीक है। तो पहला और दूसरा का तो आंसर बहुत इजीली हो गया, ठीक। इसके बाद आपका बच्चों देखे कौन सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डिटरमाइंड यूजिंग द फील्ड लाइंस एंड व्हाई डू टू फील्ड लाइंस नॉट क्रॉस ईच अदर। कह रहा बच्चों कि अगर फील्ड लाइंस आपको कहीं पे दिया गया हो तो वहां पे आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हो। तो बच्चों याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम फील्ड लाइंस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमको क्या देता है, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पे बच्चों अगर हमको पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आप टेंजेंट ड्रॉ करो और हमेशा एरो बच्चों नॉर्थ से दूर लिया करो, ठीक है। इसी तरह कोई हमसे यहाँ पे पूछे कि यहाँ पे बताओ सर, तो ऐसे होगा। यहाँ पे बताओ सर फील्ड का डायरेक्शन, ऐसे होगा। हर पॉइंट पे बच्चों यहाँ पे पूछे तो यहाँ से टेंजेंट, ठीक। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ई का डायरेक्शन। तो बच्चों 3 क्वेश्चन अपने हो गए, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। या तो आपको तीसरा वो करना था बच्चों, नहीं अभी उसमें कुछ बचा है। कह रहा कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट क्यों नहीं करते। तो बच्चों अगर किसी भी, अभी हमने पढ़ा कि फील्ड लाइंस के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है। तो सपोज करो कि दो फील्ड लाइंस ने कट कर दिया किसी पॉइंट पे, तो क्या दिक्कत आएगी। तो ये बच्चों वो पॉइंट है ना। हम मान लेते हैं यहाँ पे एक टेंजेंट ये ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये मिलेगा। तो बच्चों इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इधर के तरफ होगा या इधर के तरफ होगा। तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड दो डायरेक्शन में तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है, याद रहेगा। बिल्कुल सर, ओके। तो नेक्स्ट अपना आ गया लास्ट क्वेश्चन, क्या है, हाउ आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट ड्रॉन यूजिंग अ स्मॉल कंपास नीडल। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ईच ऑन बोथ साइड ऑफ मैग्नेट, ठीक है। तो बच्चों आपको अगर बार मैग्नेट दे दिया जाए है ना, तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो हमको क्या करना होता है बच्चों, सिंपली बार मैग्नेट ले लो, है ना। ये हो गया अपने पास एक बच्चों बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पे है, ठीक है। हमको मैग्नेटिक कंपास को हर एक पॉइंट पे क्या करना होता है बच्चों, रखना होता है। जैसे आपने यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट पे आप क्या करो, मैग्नेटिक कंपास को रखो और फिर उनको क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो अपने को क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न, ठीक है। तो इस साइड भी कर लिया हमने, इस साइड भी कर लिया, ठीक है। हर एक पॉइंट पे आपको बेसिकली मैग्नेटिक कंपास को रखना है और उसका एरो जिधर के तरफ अलाइन होगा उन पॉइंट को वैसे वैसे मार्क करके सबको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो बच्चों मुझे लगता है कि आज जितने क्वेश्चन हमने लिए थे सैंपल पेपर में, फिजिक्स के सभी क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया। अगर बच्चों किसी क्वेश्चन को आपको अगर अच्छे से समझ में नहीं आया है और डिटेल में आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है बच्चों। तो हम लोग ऐसे वीडियो सोल्यूशन और भी लेते आएंगे। और बच्चों हम लोगों ने रेजोनेंस इंदौर के चैनल पे बहुत सारे टॉपिक को भी कवर किया है, तो आप लोग जरूर जाके उन सभी वीडियोस को अवेल करें। अगर बच्चों वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।